नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक की। किस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया है। इसकी शुरुआत पिछले 5 वर्षों में विपक्ष में उठाए गए मुद्दों से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव आगे बढ़ते गए, राहुल गांधी ने मुद्दों को इस तरह से जनता के सामने रखने में कामयाबी हासिल की, जिससे जनता मूल मुद्दों पर ही टिकी रही। बीजेपी के 240 सीटों तक सिमटने की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी का उन बुनियादी मुद्दों पर टिके रहना है जिनसे भारतीय राजनीति लगातार दूर जाती रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन करें और हमारी आर्थिक रूप से मदद करें, क्योंकि लोकतंत्र, संविधान और नागरिक प्रश्नों पर बातचीत के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन कीजिए, हमें थैंक्स भेजिए, हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, ताकि हम उन मुद्दों पर टिके रह सकें जिन मुद्दों को आपको जानना, समझना बेहद ज़रूरी है। तो बात राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक की, और क्यों इस मास्टर स्ट्रोक के कारण बीजेपी के भीतर एक खलबली मची हुई है, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इस पर आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों की ओर देखते हैं, जिस पर बीजेपी अब तक बहुत भरोसा करती आई है, और आप समझ सकते हैं कि लगभग बीजेपी इस पर इतराती रही है। यह समर्थन है युवाओं का। युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बड़े पैमाने पर रही है, और हम सब ने चुनावी कवरेज के दौरान, यात्राओं के दौरान या युवाओं से बात करने के दौरान भी पाया था। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस की तुलना में नरेंद्र मोदी और भाजपा को प्राथमिकता दी थी। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि कैसे 2019 के मुकाबले बीजेपी की 63 सीटें घट गईं, जबकि इन युवाओं का समर्थन बीजेपी को था। अब क्या? अब इसमें क्या परिवर्तन आया है? CSDS लोक नीति का अनुमान है कि 25 वर्ष से आयु के 39% और 26 से 35 आयु वर्ग के 38% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को इन्हीं कैटेगरीज में क्रमशः 21% और 22% समर्थन दिया था। यह सर्वे बताते हैं कि किस तरह से युवाओं की पहली पसंद बीजेपी लगातार बनी रही है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। दैनिक भास्कर में 9 जुलाई को प्रकाशित लेख में यह विश्लेषण किया गया है कि 2019 की तुलना में 2024 में इस आयु वर्ग समूह का वोट प्रतिशत 1 से 2% घट गया, और वह वोट सीधे कांग्रेस के खाते में गए थे। वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ ने अपने लेख में यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और यह बताया है कि यह जो वोट शिफ्ट हुआ है युवाओं का, इसकी मुख्य वजह क्या है। इसकी मुख्य वजह है युवाओं के मुद्दे, उनके जीवन से जुड़े हुए मूल प्रश्नों की राजनीति। इसके 2 सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं। पहला अग्निवीर योजना और दूसरा पेपर लीक का मुद्दा। आप देखें मोदी राजनीति को किस छोर पर ले जाते हैं। मोदी के 2002 से लेकर के और 2024 चुनाव में सांप्रदायिकता एक बड़ा और स्पष्ट मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम एक बड़ा और स्पष्ट मुद्दा है। आप जरा याद कीजिए प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा रैली से कैसे मंगलसूत्र का एक फर्जी बयान आता है कि
हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांटे जाएंगे। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को कहते हुए कि कैसे अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस आपसे छीन ली जाएगी। कैसे बताया गया कि आपके खाते से पैसे छीन लिए जाएंगे। यह सभी मुद्दे वास्तविक नहीं थे, यह सभी मुद्दे भावनात्मक थे, यह सभी मुद्दे कल्पना पर आधारित थे। लोकतंत्र सबसे ज्यादा तभी भटकता है जब राजनीति उसे काल्पनिक मुद्दों की ओर ले जाती है, जब राजनीति भावनात्मक मुद्दों पर ले जाती है और जब राजनीति लोगों के जीवन से दूर चली जाती है। हमने राहुल गांधी पर अपनी किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। आप देखें, ऊपर बहुत स्पष्टता से हमने लिखा है 21वीं सदी में भारत के पहले पुनर्जागरण की गाथा। आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर। जब यह किताब आई तो आलोचकों ने इस बात पर बहुत सारे सवाल किए कि हम किस पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। असल में यही सबसे बड़ा पुनर्जागरण है कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता, भावनात्मक, झूठ आधारित मुद्दों की जगह वास्तविक मुद्दों की राजनीति में भारतीय राजनीति को वापस लौटा लाए हैं। वरना यह राजनीति मछली खाने पर, यह राजनीति मंदिर मस्जिद पर, यह राजनीति हर दूसरे भाषण में सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ती जा रही थी। भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा का अभी भी सही मूल्यांकन होना बाकी है। हम जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा पर आपको कुछ वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसमें आप समझेंगे कि असल में भारत जोड़ो यात्रा ने किया क्या था, ताकि आपकी स्मृति में रहे कि कैसे अवास्तविक मुद्दे, कैसे सांप्रदायिक मुद्दे भारतीय राजनीति पर हावी होते जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना, अब तक जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ा धोखा है युवाओं से। कैसे ही एक जैसी ड्यूटी करने वाले, एक जैसी देश की सेवा करने वाले 2 नौजवानों में इतना बड़ा अंतर इस सरकार ने पैदा कर दिया। अग्निवीर का मतलब है 4 साल आपकी नौकरी और उसके बाद इतनी सारी शर्तें, इतने सारे नियम कायदे कि आपका भविष्य हमेशा अधर में रहे। जब आप देश के लिए शहीद भी हो सकते हैं, तो एक फौज का सामान्य जवान जब शहीद होता है, ऑफिसर शहीद होता है, तो उसको जो समर्थन मिलता है, सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है, वही सहायता, वही मुआवजा अग्निवीर को क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह सरकार न केवल इसे लगातार टालती रही, बल्कि आपने देखा होगा कि कैसे संसद में इस पर झूठ बोला गया। इसकी अगुवाई आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री पहले इसको, उस मुद्दे को बदलने की कोशिश करते हैं, फिर कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर सदन में झूठा वादा करते हैं। कैसे आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद अजय सिंह के परिवार को सब मुआवजा मिल चुका है। आपको याद दिलाते चलें कि 24 वर्ष के अग्निवीर अजय सिंह शहीद हो गए थे सेना में, जिनको मुआवजा ना मिलने की बात उनका परिवार उठा रहा था। आखिर कैसे एक सामान्य परिवार में सरकार से लड़ने का बल आया? यही राहुल गांधी की सफलता है। यह परिवार बिना विपक्ष के, बिना किसी नेता के समर्थन की कैसे सरकार से लड़ने की हिम्मत कर सकता है? विपक्ष का काम ही यही है कि वह लोगों के दुख दर्द में, उनकी संवेदना में उनका सहभागी बन जाए। तो आपने देखा कि कैसे शहीद अजय सिंह का परिवार सामने आया और उन्होंने बताया कि उनको जो पैसा मिला है वह 2 बीमा पॉलिसियों का पैसा था। उन्हें अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, जबकि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनको मुआवजा मिल चुका है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक नियमित सैनिक और अग्निवीर को
मिलने वाली सुविधाओं में दोनों को जब समान जोखिम का सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में उनको जो मुआवजा मिल रहा है, उनको जो राशि मिल रही है, उनमें कोई समानता नहीं है। तो यह मुद्दा राहुल गांधी उठा करके सामने लाते हैं, एक बार नहीं लगातार बार बार। तो पहले पॉलिसी के स्तर पर राहुल स्पष्टता से अग्निवीर का विरोध करते हैं, और अब जब अग्निवीर शहीद हो जाते हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता है, तब राहुल गांधी उनके परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे शहीद अग्निवीर योजना के ही अंशुमान सिंह के साथ भी राहुल गांधी लगातार खड़े हैं। जब आप यह वीडियो सुन रहे होंगे तो अंशुमान सिंह की मां राहुल गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं और उन्होंने राहुल गांधी का आभार जताया है इस मुद्दे को लगातार सामने रखने के लिए। यही विपक्ष का काम है, राहुल गांधी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। तो अग्निवीर, जहां इस असमानता को मिटाने के लिए राहुल संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष लगातार इसे मुखरता से सामने रख रहा है। और दूसरी बात एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक यानी यूजी नेट के रूप में नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। एनटीए ने ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा आयोजित की थी, जो लगातार संदेह के घेरे में है और करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार के विरोधाभासी दावे आपके सामने आ रहे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा काम यही है कि वो असली मुद्दों को सामने लाए, जो राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी पर लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने एक शानदार मैनिफेस्टो बना कर दिया, जिसमें सामुदायिक विकास की और पूरी भारतीय जनता को समावेशी रूप से आगे बढ़ाने की बात की गई थी। राहुल एमएसपी के मुद्दे को लगातार लेकर आते हैं, एमएसपी गारंटी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं और असली मुद्दों को प्रबल बनाए रखते हैं। इस समय भारतीय राजनीति में यह दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा है। और यही राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है कि इन मुद्दों पर वह लगातार जनता को एक मानस बनाने में मदद कर रहे हैं। इस तरह का साहस दे रहे हैं जैसे शहीद अजय सिंह के परिवार के साथ वह खड़े हुए और परिवार विरोध कर पाया। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पीड़ित है वह अपनी बात कभी सामने आकर करता नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा ही भय बना रहता है सत्ता का। शहीद के परिवार परिजन जिस तरह से सामने आए हैं, उससे यह संकेत जाता है, हमें दिखता है कि वह सरकार से नहीं डर रहे हैं। जनता को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार जनता की सेवक है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बुनियादी सिद्धांत को बदल दिया है। वह ऐसे राज कर रहे हैं, ऐसे शासन कर रहे हैं जैसे कोई तानाशाही शासन करती है। इसीलिए हमने अपनी किताब में कहा था, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। अगर अब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ पाए हैं तो ज़रूर इस किताब से एक बार गुजरें। आप इस किताब को पढ़कर एक प्रकार से लेखक की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस किताब के कारण ही भारत की सबसे शक्तिशाली मीडिया कंपनी से मैंने इस्तीफा दिया। बाकी बातें आप जानते हैं। इस किताब के बारे में बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।